जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, राधे राधे। हम लोग आज चालू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे जो मुझे लगता है कि क्लास 6 से लेकर के सभी बच्चों के लिए कंपटीशन क्लासेस तक ज़रूरत पड़ने लगता है नंबर सिस्टम का। इसलिए हम लोग पूरे नंबर सिस्टम को कवर करने की कोशिश करेंगे और सारे नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम की नॉर्मल सी बात होती है कि किसी भी काम को करने का जैसे हमारे पास कोई ना कोई तरीका होता है, सिस्टम होता है। चाहे हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम होता है और कोई तरीका होता है। उसी तरीके से नंबर के भी कुछ सिस्टम्स होते हैं, नंबर के भी कुछ तरीके होते हैं। और उसी नंबर के तरीकों का जब जिसमें हम अध्ययन करते हैं वो कहलाता है हमारे लिए नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। बट नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें एक बात का ज्ञान होना चाहिए जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं डिजिट। डिजिट्स हिंदी में कहा जाए तो उसे हम लोग कहते हैं अंक। अंक क्या होते हैं, इस अंक को सबसे पहले हमको समझना है। तो जिस तरीके से हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक बात हमेशा कॉमन रहती है। कॉमन क्या रहती है? सबसे पहले अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, अंग्रेजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमारे लिए सबसे कॉमन वाली बात क्या होती है? बचपन में हमको सबसे पहले ABCD सिखाया जाता है। और जो ABCD होता है, ABCD A B C और D, जो हमारी ABCD होती है यह अंग्रेजी वर्णमाला की प्रारंभिक यूनिट होती है। प्राइमरी यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड अ प्राइमरी यूनिट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश हम पूरी तरीके से बोले तो जो ABCD A to Z होती है, यानी जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, ये सारी अंग्रेजी के प्राइमरी यूनिट्स होते हैं, जिसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। इन्हीं से सारी की सारी अंग्रेजी का निर्माण हुआ होता है। उसी तरह से हम लोग हिंदी का भी पढ़ते हैं। हिंदी जब हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, तो हम लोग पढ़ते हैं क से लेकर के नहीं, अ से लेकर के ज्ञ तक सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, हमारी हिंदी की प्रारंभिक इकाई होती है, हिंदी की प्रारंभिक इकाई। और जो हिंदी की प्रारंभिक इकाई होती है, संपूर्ण हिंदी इसी पर टिकी होती है। तो जो लेटर्स होते हैं, दीज आर प्राइमरी यूनिट ऑफ इंग्लिश, सेम एज इट इज हिंदी अल्फाबेट आर प्राइमरी यूनिट्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज। उसी तरीके से जो डिजिट्स होते हैं, जो अंक होते हैं, ये हमारी गणित की प्रारंभिक इकाई होते हैं। यानी हम बोलेंगे डिजिट्स आर प्राइमरी यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स। डिजिट जो होते हैं ये गणित की प्रारंभिक इकाइयां होती हैं। गणित की प्रारंभिक इकाई डिजिट जो होती है, यह गणित की प्रारंभिक इकाई गणित की जो प्रारंभिक इकाई होती है, यूनिट ऑफ मैथ, ये जो हमारे पास होती है ये प्राइमरी यूनिट होती है। किसकी प्राइमरी यूनिट होती है? मैथ की। डिजिट जो होती है वो गणित की प्रारंभिक इकाई होती है। अंग्रेजी मीडियम में बात करें, इन इंग्लिश में, तो प्राइमरी यूनिट्स ऑफ मैथ होता है। अच्छा, अब चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। गणित की जो प्रारंभिक इकाई है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि जो गणित की प्रारंभिक इकाई है ये होती कौन सी है। तो जो गणित की प्रारंभिक इकाई होती है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9,
यही जो 0 से लेकर के 9 तक की जो अंक है, जो डिजिट है, यही हमारी गणित की प्रारंभिक इकाई होती है और इन्हीं से मिलकर के हमारी गणित की सारी गणनाएं होती हैं और सारा गणित इन्हीं 10 अंकों पर टिका हुआ है। यानी ये जो 10 हुए, जो 10 हैं, ये सभी क्या हैं? अंक कहलाते हैं, डिजिट्स कहलाते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको डिजिट्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। कहेंगे कि जो डिजिट्स आर प्राइमरी यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स, दीज आर इन द नंबर ऑफ 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी जो अंक होते हैं गणित के प्रारंभिक इकाई होते हैं, इनकी संख्या 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे हम बात करेंगे, अब हम लोग पहुंचेंगे नंबर्स पर। नंबर्स यानी अब हम सीखेंगे संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं तो जरा देखिए कि जब हम इंग्लिश के लेटर्स, जो भी हमारे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, जब इनको मिलाते हैं हम लोग तो वर्ड बनता है, WORD, वर्ड। और उसी तरीके से हिंदी के जब हम लोग अक्षरों को मिलाते हैं तो शब्द बनता है, शब्द। अंग्रेजी के जब हम लोग अक्षरों को मिलाते हैं तो वर्ड बनता है। वर्ड मतलब बोला जाए तो शब्द का निर्माण होता है। उसी तरीके से जब हम हिंदी के अक्षरों को मिलाते हैं तो हम कहेंगे सर कि वो शब्द होता है। उसी तरीके से जो गणित है, गणित के जब हम अंकों को मिला देते हैं, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला देते हैं, तो 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने से संख्या का निर्माण हो जाता है। 2 या 2 से अधिक अंक मिलाने से, अब चाहे आप 5, 3 को मिला करके 53 लिख दीजिए और चाहे 3 और 5 को मिला करके 35 लिख दीजिए, दोनों सेम टू सेम होते हैं। क्या कहेंगे सर? अंकों को मिलाने से, अंकों को मिलाने से क्या चीज होता है? अंकों को जब हम मिलाते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। संख्याएं जो होती हैं ये हमारे किसी भी तरह की गणनाओं में प्रयोग होती हैं। अर्थात अंकों को मिलाने से संख्या का निर्माण होता है, जिनका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की गणनाओं जिनका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की गणनाओं में करते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने से संख्या का निर्माण होता है। सर अगर 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने से किसी संख्या का निर्माण होता है तो हमारे लिए सबसे पहली बात होती है कि क्या ये जो 5 है ये संख्या नहीं है? क्या 5 संख्या नहीं है? और अगर 5 संख्या है तो फिर अंक, और ये तो 2 अंकों से मिलकर के नहीं बना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पास 5 है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0, 5। यह 0 और 5 के फॉर्मेट में है, और 0 और 5 के फॉर्मेट में होने की वजह से हम इसको कहेंगे कि हाँ सर ये संख्या है। कभी कभी लोग पूछ भी देते हैं कि व्हाट आर 1 सेंटेंस इन 5, यानी 5 में 1 और 10 कौन कौन से होते हैं? तो 5 में जो 1 और 10 के बारे में बात करें तो 5 में जैसे रियलिटी तो दीज आर नॉट एनीथिंग, बट क्या है कि अगर कोई आपसे पूछ देता है तो यू हैव टू से टू दैट पर्सन दैट 5 is 1 and 0 is 10, यानी 5 इकाई है और 0 उस प्लेस पर दहाई है। और इसको मिलाने पर हमारे मतलब ये जो 5 है ये संख्या का भी काम करता है। सिर्फ 5 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 वगैरह भी संख्या का काम करता है, क्योंकि इसको भी 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला करके लिखा जा सकता है। हाँ, परंतु इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। तो इसको हम लोग अंक के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग संख्या के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे नंबर्स हो गए अंकों को मिला देने से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अंक जो संख्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या बहुत सारे प्रकार की होती है। संख्या अनेक प्रकार की होती है।
अनेक प्रकार की होती है। संख्या तो अनेक प्रकार की होती है, और ये जो संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं, इन्हीं संख्याओं में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास संख्या के प्रकार के बारे में लिखना है, उसको हम लोग अब चालू करते हैं, नए सिरे से हम लोग चालू करेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं कि संख्या की, तो संख्या की जो फर्स्ट है, जिसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में अगर हम लोग इसको बोलें तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है सर? ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम प्राकृतिक वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रयोग यानी प्राकृतिक संख्या का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, नेचुरल नंबर्स का जो हम प्रयोग करते हैं, ये प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक वस्तु की गणना करने के लिए करते हैं। ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम प्राकृतिक वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम प्राकृतिक वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक्स्ट्रा बात बताते हैं आपको। एक्स्ट्रा बात यह है कि हम भले यहाँ पे कैमरे में पढ़ा रहे हैं और आप भले अपने घर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, तो जब हम जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएं और आप वहीं पर जहाँ पर हैं वहीं पर आप बोलते जाइए, जिससे आपको कभी भी बोरिंग नहीं महसूस होगा, नींद नहीं आएगी और आपको सारा समझ में आएगा। तो आपका काम क्या है कि साथ में रिपीट करते जाना। जब हम बोलने के लिए कहें ना, तो आपको बोलते जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर पे पढ़ रहे हैं और वहाँ पे घर पे कोई बोलना नहीं है। आपको एकदम आपका जो माहौल है, जो सिचुएशन है, एज सेम एज कोचिंग होना चाहिए। ठीक है, कम टू द पॉइंट। तो जो हमारे पास जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं, ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम प्राकृतिक वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं, वो सभी प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। अच्छा, हम लोग जरा बात करें कि हम लोग प्राकृतिक वस्तुओं की गणना करने के लिए कैसी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमको किसी भी मतलब इस संसार में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर गिनना हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 1 से गिनती चालू करते हैं। हम लोग 0 से भी नहीं चालू करते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जैसे कुर्सी, चेयर्स, हमारे रूम में कितनी चेयर्स हैं, हमको काउंटिंग करना रहे, हम क्या 0 1 2 3 4 नहीं बोलते हैं, हम हमेशा 1 2 3 4 बोलते हैं। और जो 1 2 3 4 बोलने वाली बात है, ये सभी हमको एक नए भाव का बोध कराती है, प्राकृतिक वस्तुओं का बोध कराती है। तो ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम प्राकृतिक वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं, वो सभी प्राकृतिक वस्तुओं का बोध कराते हैं। सॉरी, वो सभी प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग नॉलेज बताते हैं कि जो सभी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, ये जो होती है ना, इनका प्रयोग मान लो ये सब जानवरों को भी पता रहता है, प्रकृति में उपस्थित सभी जीवधारियों को पता रहता है। जैसे एक कुत्ता है, कुत्ते के कुछ बच्चे हैं। अब मान लीजिए कि 2 बच्चे गायब हो गए, 5 बच्चे थे, 2 बच्चे गायब हो गए। उसको पता है कि 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। उसको ये नहीं पता है, वो ये नहीं कहेगी मतलब 2 बच्चे, मतलब वो गिनती नहीं गिनेगी कि मेरे 2 बच्चे गायब हुए, टू सन, गिनती नहीं गिनेगी। लेकिन हाँ, उसको वो जान नहीं है कि उसके 2 बच्चे गायब हुए हैं। और जो 2 बच्चे जो उसके गायब हुए हैं, वो अगर उसको एक मिल जाएगा, सपोज करो कि उसको एक जो बच्चा है वो मिल गया है, तो अगर एक मिल जाएगा तो फिर वो दूसरे को खोजेगी। उसको पता है कि 2 लोग, मतलब कहेगी नहीं 2 लोग गायब हुए हैं। यू कैन फील, आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आप महसूस कीजिए कि 2 बच्चे गायब हुए, वो कहेगी नहीं कि 2 बच्चे गायब हुए हैं, लेकिन तो उसको पता है कि 2 लोग गायब हुए। एक अगर मिल भी जाता है तो सेकंड वाले को, दूसरे वाले को खोजती है और वो दूसरे वाले को खींचती है। यानी उसे पता है कि 2 प्राकृतिक संख्या जो भी होती है, प्राकृतिक संख्या जीव को भी आती है, सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही आए ये नहीं है, वो किसी भी जीवधारी को प्राकृतिक संख्या आती है।
अच्छा, यानी हमने सीखा ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम प्राकृतिक वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसकी गिनती गिने तो हम कहेंगे सर 1 2 3 4 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक हम लोग गिनती गिन सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या। अच्छा, सबसे छोटी यदि प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे 1 है। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या वी कांट फाइंड आउट दैट लार्जेस्ट नंबर, सो वी कैन से हियर दैट इज इनफाइनाइट। जिसको हम पा ना सके वो इनफाइनाइट होता है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें नहीं मिल सकती है, इसलिए हम लोग उसको इनफाइनाइट कहते हैं। अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो अगली हमारे पास जो संख्या आती है वो जो संख्या होती है उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। होल नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो संख्या होती है ये पूर्ण संख्या क्या होती है। तो जैसे हम लोग समझते हैं कि ये पूर्ण आया कहां से, नाम कहां से पड़ी, नीट कहां से पड़ी। देखिए, जब ये जो हमारे पास जो ये प्राकृतिक संख्या थी 1 2 3 4 करते करते ऐसे करते करते जब ये इनफाइनाइट तक जा रही थी तो जो हमारे पास जो भी प्राकृतिक संख्या थी इस प्राकृतिक संख्या को नीड थी, इसको नीड थी 0 की। एक ऐसी संख्या जैसे कि हमारे पास अगर हम जितने पैसे कमा रहे हैं 100 रुपये अगर कमा रहे हैं और 100 के 100 रुपये अगर हम खर्च कर दे रहे हैं तो हम ना ही प्रॉफिट में चल रहे हैं ना ही लॉस में, यानी हमारे पास बच कितना रहा है। हम बोलेंगे सर हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है। उस कुछ नहीं को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई संख्या होनी चाहिए थी। अच्छा, कुछ नहीं को डिफाइन करने के लिए जो भी हमारे पास जो भी संख्या होनी चाहिए थी उसको कैसे डिफाइन किया जाता। तो एक इंटरेस्टिंग बात हम बता देते हैं आपको कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी साइंस वगैरह जो भी पढ़ते हैं, ये पढ़ते तो हम अपनी हैं परंतु वो लिखा हुआ होता है अंग्रेजों का। जैसे अंग्रेजों को पहली बार 0 आर्यभट्ट की किताब में मिली, उन्होंने कह दिया कि जो 0 है, 0 की खोज आर्यभट्ट ने किया था। परंतु क्या हमारे उससे प्राचीन समय में, हमारे रामायण में, हमारे महाभारत काल में क्या 0 का यूज नहीं? हमारे वेदों में सबसे पहले तो वेदों के, क्या वेदों में 0 नहीं था? 0 था, परंतु उन्हें नहीं मिला। उनकी संख्या पूर्ण नहीं थी, वो 1 से समझते थे। पता नहीं उनका किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ करता था, तो उनको 0 नहीं पता था। उनको सबसे पहले आर्यभट्ट की किताब में मिल गई 0 और उन्होंने कह दिया कि मतलब 0 की खोज आर्यभट्ट ने किया। जैसे कि अब भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, तो फिर भारत की खोज जो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था, फिर भारत की खोज मतलब एक बात बताओ, सपोज कर लो कि मैंने तितली को खोज दिया, तितली, ठीक है, मैंने अगर तितली को खोज दिया और हम इंसानों को बता रहे हैं कि मैंने एक नए जानवर को खोजा है, नई प्रजाति को खोजा है जिसका नाम तितली है। अब मान लो तितली को उसकी हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो क्या तितली को ये कहा जाएगा कि तितली की खोज तितली मतलब संजय ने किया था? ऐसा नहीं है। अरे तितली तो पहले ही तितली रहा करती थी, बहुत ज्यादा संख्या में तितलियां रहा करती थी, उनका एक अपना समूह था, परंतु तितली को तो हम लोग जानते नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि जब तितली को हम नहीं जानते थे तो फिर मान लो पहली बार हमको तितली मिली, हमने ले आया, हम किए, उसके बाद हमने कह दिया कि तितली की खोज हमने किया। तो फिर वो हमारे लिए मतलब हम इंसानों के लिए हुआ ना कि तितली की खोज सबसे पहले हमने किया, क्योंकि तितली को सबसे पहले मैंने देखा। अब तितली को जब सबसे पहले मैंने देखा फिर तितली को इसकी हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि तितली की खोज तितली ने किया था। यानी एक तितली दूसरी तितली से ये कहे कि देखो तितली की खोज तो संजय ने किया था। आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। वही सिस्टम हमारे यहाँ है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया तो अंग्रेजों के लिए किया ना। अंग्रेज लोग मान लो वास्को डी गामा जाकर के अंग्रेजों को बताया होगा कि हमने भारत की खोज कर लिया, भारत की खोज। तो जब उसने कहा होगा कि हमने भारत की खोज कर लिया तो फिर अंग्रेज बहुत खुश होंगे कि अरे वास्को डी गामा ने भारत खोज लिया, वास्को डी गामा ने भारत खोज लिया। तो फिर वास्को डी गामा ने भारत खोज लिया, ये अंग्रेजों के लिए ना। हमारा भारत तो पहले से था, यहाँ पे लोग तो पहले से रहते थे, तो हमारे लिए तो भारत की खोज नहीं है, परंतु हम लोग अपनी हिस्ट्री में सेम एज इट इज पढ़ते हैं। तो कहने का सेम मतलब है
कि ये जो पूर्ण संख्या है, जो 1 2 3 4 इस तरीके से जो इन्फिनिटी तक आगे बढ़ रही है, इतनी संख्याएं थी, परंतु जो अंग्रेजों की, हम लोग ये भी पढ़ रहे हो अंग्रेजों के इस हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। बहुत मतलब अजीब गरीब से धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से हमारा समाज अंग्रेजी में ढलता चला जा रहा है। अब बताइए, सारी चीजें अंग्रेजी में लिखी पड़ी हैं, साबुन, शैम्पू, टिकट, जो भी चीजें हम जहां भी जा रहे हैं, किसी चीज का एड्रेस, सब चीज अंग्रेजी में लिखा पड़ा है। तो फिर कोई भी इंसान अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएगा, हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ाएगा? इसमें लोगों की गलती नहीं पता चल रही है ना। अगर हमको अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाना है तो फिर हमको अपनी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग किसी न किसी तरीके से धीरे धीरे उसी में ढलते चले जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे, तो अंग्रेजों के हिसाब से जो ये संख्याएं थी ये पूर्ण नहीं थी, परंतु उनको ज्यों ही जीरो मिला और उन्होंने यहाँ पर जीरो को इंक्लूड कर दिया, और जो उन्होंने यहाँ पे जीरो को इंक्लूड किया, उन्होंने कह दिया कि अब ये जितने नंबर्स हुए सभी होल नंबर्स हुए, ये सभी पूर्ण संख्या हुई, और हमारी जो संख्या है ये संख्या पूर्ण हो गई। यानी अगर बात करें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में, तो उसको हम कहेंगे कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ये शून्य है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में बात करें तो इनफाइनाइट है, उसको हमारे इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत है। उनको पूर्ण संख्या का इस तरीके से आकलन हुआ। और केवल सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग पूर्ण संख्या की परिभाषा के बारे में बात करें तो हम कहेंगे सर प्राकृतिक संख्याएं, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने पर जो संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देने पर संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाने लगती हैं। ठीक है, इतनी बातें हुई। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई हमारी जीरो, सबसे बड़ी संख्या हो गई इनफाइनाइट। अच्छा, पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो पूर्ण संख्याओं को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। वही बात कर ले, प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ये कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ये बातें हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग N से प्रदर्शित करते हैं, और जबकि पूर्ण संख्या को हम लोग W से प्रदर्शित किया करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे सीखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? चलिए हम लोग पूर्णांक को समझते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो हम अभी तक समझ रहे थे कि जो भी हमारे पास संख्याएं अभी तक हमारे पास मिली थी वो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या बन चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम अब फिर से जाके क्रिएट होने लगा। और फिर से प्रॉब्लम ये क्रिएट होने लगा कि सपोज कर लीजिए कि हम दिन भर में 10 रुपये कमा रहे हैं, 10 रुपये कमा रहे हैं दिन भर में, और खर्च हमारे पास 12 रुपये है। तो खर्च हमारे पास 12 रुपये है, तो फिर 2 रुपये कहाँ से आएंगे? तो 2 रुपये को डिनोट करने के लिए सर हम 2 रुपये किसी से मांगने जाएंगे। अगर हम 2 रुपये किसी से मांगेंगे तो फिर अब सर हम 2 रुपये लास्ट में चल रहे हैं। उस 2 रुपये लास्ट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस फॉर्मेट में दिखाया जाएगा? एक प्रॉब्लम आई। तो 2 रुपये लास्ट को हम थोड़ा सा स्टोरीज टाइप आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको ये संख्याएं कभी भूले ना, आपको याद रख लेना, यहीं बैठे बैठे आपको याद हो जाने चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 2 रुपये लास्ट है तो फिर हम 2 रुपये लास्ट को किस तरीके से दिखाएंगे? तो उसको दिखाने का जो नया तरीका आया उसको बोलेंगे माइनस लगा करके। तो माइनस लगा करके लगाने की बात आई तो फिर हमारे पास आ गई माइनस वाली संख्याएं, -1, -2, -3 और डैश 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 करके ये माइनस इनफिनिट तक चली। और ये जो संपूर्ण संख्याएं हमारे पास प्राप्त हुई हैं, ये संपूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। इनको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी हम कहेंगे सर कि पूर्ण संख्या में हमारे पास जो ये पूर्ण संख्या है, इसी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर देने पर प्राप्त संख्याओं का मिश्रण पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर देने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। यानी जो भी हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं
इसी पूर्ण संख्या में हम लोग काम क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर ले रहे हैं। और जब इसमें ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर रहे हैं तो पूर्णांक कहला रहा है। लेकिन पूर्णांक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं सर? पूर्णांक जो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हिंदी में बोला जाए तो होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं उसको सम्मिलित कर लिया जाता है। तो जब हम उसको सम्मिलित कर लेते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाता है। अगले के बारे में बात करें कि अगला हमारा जो इंटीजर का टाइप होता है ये होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर यानी बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है इसमें हम लोग निगेटिव वाली संख्याओं को सम्मिलित करते हैं। अब निगेटिव वाली संख्याएं हमारे पास कौन सी हैं? यही वाली संख्याएं हैं, यानी -1 -2 -3 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक चली गई। तो इस तरीके की संख्याओं को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, निगेटिव इंटीजर कहते हैं। एक होता है हमारे पास जीरो, ZERO, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में सिर्फ और सिर्फ जीरो आता है, जीरो हमारे पास। इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं, पूर्णांक को हम लोग 2 तरह से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को प्रदर्शित करने के 2 तरीके होते हैं। कभी कभी हम लोग इसको I से डिनोट करते हैं और कभी कभी हम लोग इसी पूर्णांक को Z से डिनोट करते हैं, Z से। अब धनात्मक पूर्णांक है तो इसको हम लोग दिखाते हैं I+ या Z+। ऋणात्मक पूर्णांक है इसको हम लोग दिखाते हैं I- या Z-। जीरो को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि जीरो तो फिर जीरो होता है, और जीरो को किसी सिंबल से दिखाने से अच्छा है कि फिर जीरो को जीरो ही लिख दिया जाए, क्योंकि जीरो जीरो अकेला होता है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी हम कुछ बात कर लें जीरो के बारे में। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, नाइदर पॉजिटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। हम बोलेंगे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से बात किया जाए तो जीरो एज अ न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, जीरो उदासीन होता है। तो पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पूर्णांक के बारे में हमने सीखा कि सर जब हम लोग पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर देते हैं तो प्राप्त संख्याओं का मिश्रण पूर्णांक कहलाता है। हमने ये भी सीखा कि पूर्णांक को I से दिखाते हैं या फिर Z से दिखाते हैं। हमने ये भी सीखा कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में जो संख्याएं प्लस सिंबल के साथ लिखी जाती हैं वो हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। जो संख्याएं हमारी माइनस सिंबल के साथ लिखी जाती हैं वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और जो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ शून्य है, जो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो उसको हम लोग कहते हैं शून्य पूर्णांक अर्थात जीरो।